एक 12 साला लड़का जब अपने छोटे भाई को ढूंढने जंगल में चला जाता है। एक हादसे के कारण वो बेहोश हुआ। 2 घंटे बाद जब वो अपने घर लौट आया तो पता चला कि 8 साल का समय गुजर चुका है। अब ऐसा क्या हुआ होगा, कहानी अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत होती है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे से, जहां सिटी पार्क में फ्लाइंग सॉर्सरर्स की एक कंपटीशन रखी गई थी। इसी कंपटीशन में डेविड फ्रीमैन नामी 12 साला लड़के ने भी हिस्सा लिया था। उसका डॉग स्केल में ज्यादा अच्छा नहीं था। मुकाबला खत्म होने के बाद डेविड का छोटा भाई जेफ उसका मजाक उड़ाता है कि उसका डॉग बेकार है। इतने में दोनों के माता पिता इन्हें लेने आए। कार में भी ये दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, इसलिए जेफ को कुछ समय के लिए उसके दोस्तों के हाथ छोड़ दिया जाता है, जो शाम होने से पहले घर वापस आ जाएगा। डेविड जब अपने घर में था वो एक लड़की को देख रहा था। वो उदास भी था क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके। खैर, डेविड के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब शाम होने वाली थी, इसलिए डेविड की माँ उसे कहती है कि अपने भाई को लेने जाओ, क्योंकि उसे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना है। वो छोटा है, कहीं डर ना जाए। अब ना चाहते हुए भी डेविड अपने डॉग को लिए उस जंगल की तरफ जाता है। जंगल में आते ही डेविड का डॉग अजीब सा बर्ताव करने लगा। खैर, इतने में एक पेड़ के पीछे छुपा जेब अपने भाई को डरा देता है। इससे डेविड को बहुत गुस्सा आया। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर उसका डॉग एक तरफ भागने लगा। डेविड उसके पीछे जाता है। सामने ही एक गड्ढा था। डेविड उसे हैरानी से देखने लगा। तभी वो उसमें गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस बीच ऐसा क्या हुआ वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, मगर डेविड के लिए बस 2 घंटे ही गुजर गए थे। वो उठता है और अपने घर की तरफ आने लगा। जैसे ही वो डोर बेल बजाता है, दरवाजा एक अजनबी बूढ़ी औरत खोलती है। डेविड को हैरानी होती है, पूछता है कि आप कौन है और मेरे मॉम डैड कहाँ है। वो औरत भी हैरान थी, कहती है कि यहाँ तो सिर्फ हम रहते हैं। डेविड जल्दी से घर के अंदर जाता है और अपने कमरे की तरफ भागता है। घर पूरा बदल चुका था और उसके कमरे में एक बुजुर्ग शख्स था। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। ये ओल्ड कपल जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं। वो लोग डेविड को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। खैर, तहकीकात करने पर एक ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये बच्चा आज से 8 साल पहले ही लापता हुआ था। उन्हें हैरानी भी होती है, इसलिए वो डेविड से काफी सवाल पूछते हैं और डेविड हर सवाल का सही जवाब देता है कि वो कौन था, उसके मॉम डैड कौन है और वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। अब डेविड को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने समय यात्रा की है। वो 8 साल समय में आगे आ चुका है। उसे तो यही लग रहा था कि वो 2 घंटे के लिए जंगल में बेहोश था। खैर, एक पुलिस वाला डेविड को लेता है और एक घर के दरवाजे पर खड़ा वो जैसे ही डोरबेल बजाता है, डेविड के माता पिता को ये खबर की जाती है कि उनका खोया हुआ बच्चा मिल गया। डेविड जब अपने माता पिता को देखता है, क्योंकि समय के साथ वो काफी बदल गए थे, वो दोनों डेविड को गले से लगाते हैं। उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक उसी समय इस शहर में एक अनजान अंतरिक्ष यान को देख लिया जाता है। ये यान बिजली के खंबे से टकरा गया था। नासा के कुछ लोग आए थे। उन्होंने सारे एरिया को खाली करवा दिया था और बाद में स्टडी के लिए एलियन ऑब्जेक्ट को नासा के रिसर्च लैब में ले जाया जाता है। वहाँ डेविड के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। वो डेविड से पूछते हैं कि इतने समय तक वो कहाँ था। डेविड समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो लोग उसके भाई जेब को उससे मिलवाते हैं, जो डेविड से उम्र में तो छोटा था, मगर 8 साल में वो काफी बड़ा हो चुका था। अब वो डेविड से भी बड़ा लग रहा था। डेविड को पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसका छोटा भाई जेब है, मगर उससे बात करने के बाद उसे यकीन आ जाता है। जेब उसे वो मिसिंग पोस्टर दिखाता है जिस दिन डेविड गायब हुआ था। उसने और उसके माता पिता ने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। रात को डेविड जब सो रहा था, उसे एक सपना आता है जिसमें कोई उससे मदद मांग रहा हो। वो नींद से जाग जाता है, मगर उसका भाई जेब उसे शांत करता है, समझाता है कि कल डॉक्टर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अगले दिन दिखाया जाता है कि उस अंतरिक्ष यान को नासा के रिसर्च लैब में लाया गया है। कुछ साइंटिस्ट अंदर जाने का दरवाजा तलाश कर रहे थे, मगर उन्हें एक भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जिससे वो स्पेसशिप के अंदर जा सके। उसी दिन कुछ डॉक्टर्स डेविड का चेकअप कर रहे थे, उससे सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने उसके ब्रेन एक्टिविटी पर भी नजर रखी थी। तभी डेविड का दिमाग उस कंप्यूटर से जुड़ जाता है और वो उसी स्पेसशिप का एक इमेज ड्रॉ करता है।
जो वहाँ के सभी स्टाफ मेंबर को हैरानी में डाल देता है। मगर डेविड के लिए ये बात अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि वो एक आम जिंदगी नहीं जी पाएगा, बल्कि वो साइंटिस्ट के लिए एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये रिपोर्ट नासा को भेज दी जाती है, मगर डेविड यहाँ रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे माता पिता को बुलाए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। खैर वो लोग डेविड को फोर्स नहीं करते, मगर ये एक बहुत ही अजीब सा केस था। कुछ दिन बाद नासा का डायरेक्टर खुद इनसे मिलने आता है। डेविड के माता पिता से परमिशन मांगता है कि वो डेविड की कुछ जांच करना चाहते हैं। बस 2 दिन की बात है। अब मजबूरन उन्हें हाँ करनी पड़ी। उसने डेविड को भी मना लिया था। वो कहता है कि इससे हम जान पाएंगे कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या था, ऐसा ना हो कि ये सब दोबारा हो जाए। इसी डर से वो डेविड को नासा के रिसर्च लैब में भेज देते हैं। लैब पहुंचने के बाद डेविड को एक जगह नजर आती है जहां उसी एलियन स्पेसशिप को रखा गया था। और अजीब बात ये थी कि डेविड को वहां से आवाजें सुनाई दे रही थी, सिर्फ डेविड को। खैर डेविड को एक कमरा दिया जाता है जिसमें काफी कुछ था, मगर दरवाजा लॉक रहता था। ये बात डेविड को अच्छी नहीं लगी। वो टीवी ऑन करता है जिस पर नए गाने और अजीब से शोज चल रहे थे। क्योंकि ये उसके समय के नहीं थे, इसलिए उसे पसंद नहीं आते। इतने में एक लड़की और उसके साथ एक रोबोट कमरे में आते हैं। वो डेविड के लिए खाना ले आए थे। इस लड़की का नाम कैरोलाइन था, जो डेविड से कुछ समय के लिए बात करती है और फिर वहां से चली जाती है। डेविड फिर से अकेला पड़ जाता है। शाम को डेविड अपने माता पिता को कॉल करता है और कंप्लेन करता है कि उसे एक रूम में बंद किया हुआ है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर अपना एग्जामिनेशन शुरू करता है। वो डेविड को एक कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करता है, जिसे उसके थॉट से वो काफी कुछ जान लेंगे। पहले कुछ रिजल्ट से ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डेविड को कुछ भी याद नहीं था, मगर उसके दिमाग में बहुत सारा डेटा था जो इंसान की समझ से बाहर था। मगर उनमें से कुछ डेटा को जब ये लोग डिकोड करते हैं, पता चलता है कि ये लड़का फेलन नामी ग्रह पर जा चुका है। ये ग्रह पृथ्वी से 560 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। फास्टर देन लाइट की स्पीड से सफर करने पर डेविड को बस 2 घंटे लगे थे, मगर थियरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से यहाँ पृथ्वी पर 8 साल गुजर गए। अब जैसे जैसे डॉक्टर उससे सवाल करता गया, डेविड का दिमाग सभी स्टार सिस्टम का मैप कंप्यूटर पर बना रहा था। ये लोग जान लेते हैं कि डेविड के दिमाग में इतना डेटा है कि उसे समझने और जानने के लिए कई साल लगने वाले थे। ये जानकर के डेविड अब हमेशा के लिए सब में फंस गया। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला गया। जब वो अपने रूम में था, कैरोलाइन उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगले हफ्ते का शेड्यूल तुम्हारे लिए तैयार है। डेविड गुस्से में कहता है कि ये सब जाकर तुम मेरे परिवार को बताओ। खैर रात को डेविड को फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई था जो डेविड से मदद मांग रहा था, और वो उस बात को पूरी तरह से समझ भी चुका था। इसलिए नासा के उस रोबोट की मदद से वो अपने रूम से निकलता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उस एलियन स्पेसशिप को रखा गया था। डेविड जैसे ही उसके सामने खड़ा हो जाता है, स्पेसशिप का दरवाजा खुद ही खुल गया। हवा में तैरने वाले सीढ़ियों की मदद से वो उस अंतरिक्ष यान के अंदर चला जाता है। ये यान अंदर से बहुत अलग था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक एडवांस एलियन एआई था। जैसे ही शिप का कंप्यूटर ऑन हो जाता है, वो डेविड को नेविगेटर पुकारता है, क्योंकि सभी स्टार मैप उसी के दिमाग में थे। ठीक उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि शिप का दरवाजा खुल चुका है। इसलिए वो पूरे स्टाफ को अलर्ट करता है। सभी लोग उसी ओर भागते हैं, मगर तब तक डेविड ने यान के कंप्यूटर को ऑर्डर दे दिया था कि वो इस हैंगर से बाहर निकले। स्पेसशिप को बांधा भी गया था, मगर ये इंसानों की टेक्नोलॉजी से कई एडवांस थी, इसलिए वो सब कुछ तोड़कर हैंगर से बाहर निकलता है। डेविड सभी लोगों से तंग आ चुका था, इसलिए वो एआई को आदेश देता है कि मुझे इनसे कहीं दूर ले जाओ। अंतरिक्ष यान सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है, जिसे डेविड जीरो ग्रेविटी को महसूस करता है, मगर वो इतना ऊपर नहीं आना चाहता था, इसलिए वो वापस जाने के आदेश देता है। अंतरिक्ष यान फिर से उसी हैंगर के करीब आके रुक जाता है। इस बार डेविड उसे सीधा जाने के आदेश देता है। यान की ये स्पीड देखकर डेविड बहुत एक्साइटेड था, मगर एलियन एआई इन इमोशंस को नहीं समझ पा रहा था। इस बात से डेविड बहुत खुश था, क्योंकि वो इस शिप को कंट्रोल कर रहा था। खैर नासा में बैठे लोग और भी हैरान थे कि आखिर वो लड़का इसके अंदर गया कैसे। वहां डेविड यान को एक वीरान जगह पर रुकने का हुक्म देता है।
जब एआई वजह पूछता है तो डेविड नेचुरल नीड्स का कहता है, मतलब के सूसू। खैर, नासा वालों को इस अंतरिक्ष यान की लोकेशन मिल गई थी, इसलिए वो 3 हेलीकॉप्टर्स को इस तरफ भेजते हैं। इस बीच डेविड और एआई की बात होती है, जिससे हम ऑडियंस इस कहानी को और भी अच्छे से समझ जाते हैं। ये एलियन एआई ये तो नहीं बताता कि उसे कौन सी एलियन सभ्यता ने बनाया है, मगर इसका काम ये है कि अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना, और जिस ग्रह पर भी इसे कोई जीवन मिले उसकी स्टडी करने के लिए उसे अपने ग्रह पर ले जाना। ऐसे ही ये अंतरिक्ष यान डेविड को भी ले गया था, मगर हादसे के कारण ये डेविड को अपने समय में ना ले जा सका। दूसरा, इस शिप की मेमोरी भी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए इसके पास जितना भी डेटा था अब वो एक इंसान यानी डेविड के दिमाग में मौजूद है। इस बीच इस एआई को ये अंदाजा हो चुका था कि इंसान के लिए समय यात्रा कितना खतरनाक हो सकता है। अब या तो डेविड को पास्ट में जाना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर यहीं पर रहना होगा, मगर इस अंतरिक्ष यान को अपने ग्रह पर भी तो जाना है और स्टार मैप डेविड के दिमाग में है। इसी बातचीत के दौरान डेविड देखता है कि नासा वालों ने यहाँ हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं, इसीलिए वो जल्दी से यान में चला जाता है और एआई को यहाँ से निकलने के आदेश देता है। ये यान इतनी स्पीड से जाता है कि पृथ्वी के मशीन इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इस बीच डेविड एलियन एआई को काफी समझ चुका था। वो इसका नाम मैक्स रखता है। वो मैक्स को आदेश देता है कि पृथ्वी पर तुम मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां से ये इंसान मुझे न ढूंढ पाए। इसलिए मैक्स यान को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। मैक्स यानी वो एलियन एआई डेविड को सारे क्रिएचर्स दिखाता है जो वो अलग अलग ग्रहों से ले आया था। एआई मैक्स का कहना था कि ये बहुत जरूरी होता है कि मैं जिस भी जिंदा चीज को उस ग्रह से ले आऊं, मुझे उसे ठीक समय पर वापस भी ले जाना होगा ताकि किसी को पता ना चले, वरना इससे एक पैराडॉक्स का खतरा है और एक एआई होकर भी मैं यूनिवर्स के सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। वो डेविड को समझाता है कि तुम इंसानों के लिए टाइम ट्रेवल बिल्कुल ठीक नहीं। डेविड अपनी आंखों से हर तरह के अजीब एलियंस को देख लेता है। उन्हीं में से एक छोटा 2 आंखों वाला एलियन था जो डेविड को काफी क्यूट लगता है। खैर, एआई मैक्स बताता है कि इसका ग्रह एक एस्टेरॉयड की वजह से तबाह हो चुका है। वहां नासा के सेंटर में सभी लोग परेशान थे, खासकर डॉक्टर फेराडे जो इस मिशन के इंचार्ज थे। वो और उसकी टीम यान को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इतने में डेविड के पिता कॉल करते हैं और फेराडे से कहते हैं कि मैं अपने बेटे को लेने आ रहा हूँ। इनकी एक स्टाफ मेंबर कैरोलाइन भी गायब थी, इसलिए फेराडे सबसे कहता है कि कैरोलाइन को ढूंढना शुरू कर दो। वहां अंतरिक्ष यान में दिखाया जाता है कि एआई डेविड का दिमाग स्कैन करता है ताकि उसे सब याद आ जाए, हर दिन की बात। सब याद आने के बाद एआई डेविड को यान का कंट्रोल दे देता है। डेविड अब खुद ही उस यान को चलाने लगा। वो उसे समुंदर से बाहर निकाल देता है, मगर जैसे ही वो नीचे आने लगा यान कुछ ही सेकंड्स में क्रैश होने वाला था। डेविड की यादें अब लौट आई थी, इसलिए वो बटन्स को ढूंढ लेता है और शिप को क्रैश होने से बचा लेता है। वहां नासा वालों को कैरोलाइन मिल जाती है जो असल में डेविड के पेरेंट्स से मिलने आई थी ताकि उन्हें सच बता सके, मगर नासा वाले समय पर पहुंच गए। वो कैरोलाइन को अरेस्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो लोग डेविड के परिवार को घर में ही रहने का हुक्म देते हैं कि वो घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वहाँ डेविड यान को इतनी स्पीड से चला रहा था कि वो टोक्यो पहुंच जाता है, मगर मैप उसके दिमाग में था, इसलिए उसे अपने घर अमेरिका जाना था। कुछ ही मिनट्स में वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। अब उसे अपने घर की तरफ जाना था, मगर वो एक डिजर्टेड एरिया में रुक जाता है क्योंकि वो रास्ता भटक चुका है। वो एक गाड़ी वाले से पूछने की कोशिश करता है, मगर वो लोग घबरा जाते हैं। उसी कार में म्यूजिक ऑन था, इसलिए एआई मैक्स डेविड से इस आवाज के बारे में पूछता है तो डेविड उसे बता देता है कि ये म्यूजिक है और ये बहुत अच्छा होता है। एआई म्यूजिक को अपने सिस्टम में डाउनलोड करता है और उसे बजाने लगा। टीवी पर यह न्यूज आती है कि दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर एक अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया है। डॉक्टर फेराडे समझ जाता है कि ये लड़का अपने घर आ रहा है, इसलिए वो अपनी टीम वहां भेजने का फैसला करता है क्योंकि ऐसी अनोखी खोज को कोई पागल ही हाथ से जाने देगा। खैर, यान को उड़ाते उड़ाते डेविड एक गैस स्टेशन के करीब रुक जाता है और वहां के टेलीफोन से अपने माता पिता को कॉल करता है। गैस स्टेशन वाला आदमी तो हक्का बक्का रह गया।
इतने में वहाँ एक परिवार आता है। उन्हें लगा ये एक नकली स्पेसशिप है। वो उसके साथ तस्वीर खींचना चाहते थे, मगर इतने में डेविड यान में वापस आ जाता है और वहाँ से यान को उड़ा ले जाता है। ये लोग अपनी आंखों से ये नजारा देख रहे थे। चलो ये बात अच्छी है कि ये यान किसी बच्चे को मिला, किसी बड़े को मिला होता पता नहीं वो इससे क्या करता। बैक टू द स्टोरी, डेविड ने अपने परिवार को कह दिया था कि वो घर आ रहा है। उसे घर का पता नहीं था, मगर जेब उसकी मदद करने वाला था। वो जल्दी से जाता है और फायरवर्क्स निकाल लेता है ताकि वो अपने भाई को सिग्नल दे सके। वहाँ डॉक्टर फेरेडे ने भी मिलिट्री को भेज दिया था, क्योंकि इस बार वो डेविड और इस यान को अपने कब्जे में लेने वाले थे। डेविड उस शहर में तो पहुंच गया था, मगर अब उसे अपने घर वालों को ढूंढना था। तभी फायरवर्क्स को देखकर वो उसी दिशा में जाने लगा। वो अपने परिवार को देखता है, मगर साथ ही मिलिट्री वालों को भी। वो समझ चुका था कि ये लोग इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वो हमेशा इनसे भागता रहेगा। वो अपने परिवार को अलविदा कहता है और जल्दी से उस यान में आ जाता है और एआई को आदेश देता है कि मुझे पास्ट में ले जाओ। शिप अपने एफटीएल को एक्टिवेट कर देता है। डेविड की आंख खुलती है तो वो उसी जंगल में था। वो अपने घर की तरफ जाता है। अब वहाँ कोई यूएफओ नहीं था। घर आने के बाद डेविड देखता है कि उसके माता पिता हॉलिडे फायरवर्क्स की तैयारी कर रहे थे और इस समय वो डेविड का इंतजार। इतना सब झेलने के बाद वो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश था। वो उनके साथ बैठ जाता है और वो छोटा एलियन जो यान पर उसे मिला था, वो अपने भाई जेब के लिए वो लाया था। फायरवर्क के साथ ही डेविड देखता है कि वो अंतरिक्ष यान अपने ग्रह की तरफ चला गया और यहीं पर इस कहानी का अंत।